राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये बात तो काफ़ी हद तक सही भी है और प्रमाणिक भी है कि पूरी दुनिया में हमारी जो अपनी गौ माता है, हमारी जो देसी गाय है, उसकी दूध देने की क्षमता सबसे कम है। हमारी कुछ नस्लें तो ऐसी हैं, कुछ गौ माताओं की प्रजातियां तो ऐसी हैं जो मात्र 1 से 1.5 किलो के आसपास ही दूध देती हैं, और कुछ की सीमा तो इससे भी कम है। जबकि विदेश की जो जर्सी गायें हैं, उनकी क्षमता देखें तो उनकी क्षमता तो बहुत है। कुछ गायें तो ऐसी हैं जो 35 से 40 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती हैं, और कुछ तो रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड लेने में तो 100 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देने वाली गायें भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। उनको देखा देखी या फिर किसी प्रेरणा के निमित्त भारत सरकार ने 1950 के आसपास भारत की जो देसी गाय हैं उनकी नस्ल सुधारने का प्रयोजन रखा था। वो समय था जब भारत की अधिकांश आबादी गरीब थी, अनपढ़ थी, भुखमरी की शिकार थी, क्योंकि हमें नए नए देश की स्वतंत्रता मिली थी। हम हजारों सालों की गुलामी को त्याग कर खुली हवा में सांस लेने में सक्षम हुए थे। तो भारत सरकार ने कुछ विशेष कार्य किए। वो किस उद्देश्य से किए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विवेचना के अनुसार उसका निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसी अवधि में भारत सरकार ने भारत में गायों की जो देसी गाय है, देसी नस्ल है, उसकी नस्ल सुधारने का एक प्रयोजन किया। उसके पीछे उद्देश्य तो पता नहीं क्या थे, लेकिन उसके जो रिपोर्टें निकल के आती हैं वो बहुत हताश करने वाली हैं। क्योंकि भारत सरकार ने हमारी उन गायों को चुनाव किया जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, जो पहले ही अच्छी नस्लों में जिनकी गिनती होती थी, चाहे वो गुजरात की गिरी हो, पंजाब की साहिवाल हो, रेड सिंधी हो, राजस्थान की थारपारकर हो, कांकरेज हो। ऐसी नस्लें जो पहले से पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, उन्हीं नस्लों को चुनाव किया और उन्हीं का क्रॉस ब्रीडिंग कराई। उसके माध्यम से नई नस्ल की शुरुआत की। चलो, ये प्रयास तो था, अच्छा था, बड़ा बुरा था, ये तो हम अपने विवेचना से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उस समय तो या तो बैल या भैंस जो नंदी था उसका उपयोग होता था। फिर उसके बाद में सीमन इंपोर्ट करके उसका प्रयोग किया जाने लगा। उसके माध्यम से नस्ल सुधार का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद एक नई योजना आई, नई प्लानिंग आई, नई टेक्नोलॉजी का समावेश नस्ल सुधार में हुआ। वो था कि विदेशों से एम्ब्रियो इंपोर्ट करना। एम्ब्रियो होता है कि गर्भ में विकसित हो चुके बच्चे को विदेश से खरीद के और अपनी देसी गायों की नस्लों के अंदर उसको प्रत्यारोपित करना। शुरू में तो विदेशी गाय का जो एम्ब्रियो होता था वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का भारत को निर्यात होता था। भारत में निर्यात करके गायों को प्रत्यारोपित किया जाता था, ताकि भारत में अच्छी नस्ल की गायें पैदा हो सकें। ये प्रयोजन भी काफ़ी चला। बहुत सारी जो हमारी नस्ल सुधार की जो संस्था हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद एक नया प्रयोग शुरू हुआ, नई योजनाएं बनी। उस योजना के अंतर्गत विदेशी सांडों का वीर्य आयात करके उन वीर्य से हमारी देसी गायों को कृत्रिम रूप से गर्भाधान दिया गया। आज भी ये प्रयोग बहुत खुले रूप से चलता है। आप यदि विदेशी गाय का सांड का सीमन लेना चाहते हैं तो 100, 150, 200 रुपये में सहजता से मिल जाता है। जबकि हम अपनी देसी नस्ल के सांड का सीमन लेना चाहे, नंदी का सीमन लेना चाहे, तो वो सहजता से मिलता भी नहीं। बहुत सारे गौशालाओं या बहुत गौपालकों ने ऐसे नंदी पाले हुए हैं जो श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, जो उच्च नस्ल के अंतर्गत जिनका गिनती होती है। वो सहजता से दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, दूसरे लोगों तक अपना सीमन देने में नानुकुर करते हैं। इससे व्यक्तिगत रूप से नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलता नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें कुछ बदलाव आया है। कुछ लोग कॉपरेट करने लगे हैं, सहयोग देने लगे हैं, तो कुछ लोगों की समस्या हल होने लगी है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए, सामान्य किसान की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी ये 2 कौड़ी का लगता है, दूर की कौड़ी लगती है। क्योंकि सहजता से हर व्यक्ति ना तो गाय को ले जा सकता है, ना इतनी दूर से सीमन को ले सकता है। कुछ गौशालाएं, कुछ गौपालक तो ऐसे हैं जो अपने नंदी का सीमन देने की हज़ारों रुपये वसूलते हैं, उससे भी ज़्यादा कीमत वसूलते हैं। तो वो सामान्य रूप से ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसलिए सामान्य किसान, सामान्य गौपालक तो फिर जो
सरकारी संस्थानों में जो विदेशी गाय का सीमन मिलता है, सांड का सीमन मिलता है, उसी से अपनी गाय को गर्भाधान कराता है। लेकिन अब एक नई योजना आई है, नया प्रयोग शुरू हुआ है। वो प्रयोग भी बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है और कई राज्यों में इस पर बहुत तेज़ी से आ गई है। वो है कि अब ऐसा सीमन गर्भाधान में प्रयोग किया जाता है जिससे सिर्फ पहले तो जो हम गर्भाधान कराते थे तो गौ से उम्मीद होती थी कि 50% नंदी या बछड़ा पैदा होगा, 50% बछड़ी पैदा होगी। तो उसमें तो असमंजस ऐसी स्थिति रहती थी। उस बछड़े का या गाय के पाड़े का क्या होता है वो सब जानते हैं। मैं इस पर आपके सामने कुछ पटापेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें तो 50% चांसेस रहते थे कि गाय माता जो बच्चा देगी उसमें 50% चांस थे कि वो बछड़ी देगी, 50% चांस थे बछड़ा देगी। लेकिन अब तो एक नया प्रयोग किया है, उसके अंतर्गत ऐसा सीमन, ऐसा वीर्य गौ माता को गर्भधान देने के लिए किया जाता है जिससे 90% चांसेस रहते हैं, 90% उम्मीद रहती है कि उस गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो 90% बच्ची होगा, बछिया ही होगा। बछड़े होने की संभावना मात्र 10% रहती है। इससे सरकार सोचती है, विभाग सोचते हैं कि इससे गाय की संख्या बढ़ेगी, जो गौपालक हैं उसका बोझ कम होगा, क्योंकि उसे बछड़े का अनावश्यक पालन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बछिया होगी तो बछिया भी सहजता से बिक जाएगी या फिर दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। दूध की मात्रा तो आज बहुत महत्वपूर्ण है और दूध को लेकर ही हम गायों के पीछे पड़े हुए हैं। गाय भैंस के पालने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो पर्याप्त मात्रा में दूध हो, और एक उद्देश्य और भी है, वो उद्देश्य है कि हमें भरपूर मात्रा में मांस भी मिल सके। क्योंकि मांस खरीदने, बेचने, खाने वाले लोग फिर वो ये नहीं देखते कि वो गौ माता का है कि किस पशु का है। तो वो भी एक बड़े स्केल पर चल रहा है, क्योंकि 1-2-3 हज़ार की गाय सहजता से उनके बूचड़ खाने तक पहुँचते पहुँचते 15,000 की हो जाती है। क्योंकि मांस तो चाहे गौ माता में बहुत कम रहता है, लेकिन उसके अन्य चीज़ें रहती हैं, हड्डियाँ रहती हैं, अतड़ियाँ रहती हैं। अतड़ियों का भी बहुत उपयोग होता है, शायद आप जानते हो। जो चांदी सोने का वर्क बनता है उसमें गाय की अतड़ी का प्रयोग होता है। हड्डियों में प्रयोग होता है, उसकी जेलेटिन निकलती है, जेलेटिन बहुत काम आती है, सौंदर्य प्रसाधनों में काम आती है। जो कैप्सूल हम दवा के रूप में सेवन करते हैं उसका कवच भी इसी से बनता है। स्त्रियां जो लिपस्टिक आदि में बहुत सारी जो चीज़ों का प्रयोग करती हैं उसमें भी जेलेटिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जेलेटिन कई अन्य कामों में आता है, यहाँ तक कि आइस के, जिससे हम विवाह शादी के बाद भोजन करने के बाद स्वीट के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें भी जेलेटिन का प्रयोग होता है। और वो भी या तो गाय से आती है या दूसरे पशुओं के मांस से आती है। तो फिर चर्बी निकलती है, चर्बी का बहुत उपयोग होता है, जैसे देसी घी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो गाय सिर्फ दूध के लिए पाली जाती है, दूध नहीं दे तो फिर मांस के लिए पाली जाती है। तो अभी सरकार कहती है कि नंदी की तो संभावना खत्म कर दो, क्योंकि नंदी पाल के तो बोझ हो जाता है कि नंदी को कौन पालेगा, कब तक वो जवान होगा तब तक कौन उसको फ्री में खिलाएगा, कि उसका उपयोग तो कोई है नहीं। तो सरकार एक नई योजना लेके आई है। उस योजना को उन्होंने कहा है कि गाय को ऐसे वीर से निश्चित किया जाए, ऐसे वीर के माध्यम से उसका गर्भाधान किया जाए कि उसके गर्भ से जो संतान जन्म ले, जो बच्चा जन्म ले, वो 90% तक बछड़ी के रूप में लो, ताकि वो जवान हो तो भी बिके और दूध दे तो फिर वो एक नए स्रोत बन जाए, नई आमदनी का जरिया बन जाए। और इस तकनीक को आज बहुत तेज़ी से प्रचारित भी किया जा रहा है और बहुत अच्छे स्केल पर इसको काम में भी लाया जा रहा है। इस तकनीक को कहते हैं सेक्स सर्टोडेड सीमन। इसमें जो नंदी का जो वीर है, बैल का जो वीर है, उससे वाई क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाता है। आपने जाना होगा कि लिंग निर्धारण, हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो क्रोमोसोम संरचना है, उनमें एक क्रोमोसोम एक्स और वाई रहता है जो नर का निर्धारण करता है। यदि वाई क्रोमोसोम एक जैसे हों, यानी कि वाई वाई हों, तो उससे नर संतान की उम्मीद बढ़ जाती है। और यदि वो एक्स वाई हों तो
मादा संतान की संभावना हो जाती है, तो जो सीमन है उसको ऐसा प्योरीफाइड कर दिया जाता है, इतना रिफाइंड कर दिया जाता है कि उसमें वाई जो क्रोमोसोम है विद्यमान ही नहीं रहता। ऐसे में 90% तक चांसेस रहते हैं कि यदि उस वीर्य से किसी गाय को निषेचित किया जाए, गाय को गर्भाधान किया जाए, तो उससे 90% तक बछड़ी जन्म लेगी। ये एक नई योजना बनी है। वैसे तो ये योजना बहुत भयंकर है, प्रकृति में एक बहुत गहरा हस्तक्षेप है, लेकिन पूरा समाज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, समाज की जो मति है, जो सोच विचार है, इस तेजी से बदल रही है, उसमें ऐसे प्रयोग हमें कुछ असहज नहीं लगते। लेकिन जो गाय से प्रेम करते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके लिए तो ये कुठाराघात है, क्योंकि अब हम इस स्तर पे आ गए कि अपनी गाय की नस्ल ही सुधारने में सुधारते सुधारते उसके अस्तित्व को ही समाप्त करने में बैठे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम दूसरे आयतद्य वीर्य पर निर्भर हो जाएंगे। हमारी गाय पूरी तरह से विदेशी जो अनुवांशिक संरचना है उसके आश्रित रह जाएगी। इसके माध्यम से कई बीमारियां हमारी गाय की नस्ल में लग जाएंगी। शायद उससे दूध की पैदाइश तो बढ़ जाए, लेकिन उसकी उम्र भी घट जाएगी, कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। फिर हमारे यहाँ जो पशु जन्म लेंगे उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये एक विकृत सोच है, पर विकृत सोच कुछ भी कर सकती है कि पूरी दुनिया में हमारी सोच से हटके तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो एक लड़की को एक मादा के रूप में देखा जाता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई बहन का, बेटी का, माँ का, बुआ का, फूफी का, ताई का, कोई संबंध नहीं। वहाँ सिर्फ मादा का संबंध, सेक्स, सिर्फ एक सेक्स वासना तक सीमित है। इसीलिए उनके लिए ऐसे प्रयोग करना असहज नहीं है, पर हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें अपनी प्रजाति को बचाना है, गौ माता की सेवा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और अपनी गाय को ऐसे इम्पोर्टेड सीमन से, वीर्य से कभी भी गर्भाधान कराने की नहीं सोचनी चाहिए, अन्यथा हम पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे। जैसे कि आज किसान अपनी सीड्स के लिए, अपने बीज के लिए धीरे धीरे मार्केट पर निर्भर होता चला जा रहा है, और एक गंभीर स्थिति का सामना हमें कभी भी करना पड़ सकता है। ये आत्मघात है, आत्महत्या की तरफ बढ़ने की एक योजना है। तो ये इसको